सूर न पूछे टीपणू, सूर न पूछे टीपणू, शकुन न देखे सूर। मरणानुमंगल गिणे, समर चढ़े मुख नूर। रविंद्र कौशिक ब्लैक टाइगर सबसे बड़े जासूस की कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। 1983 का वर्ष रविंद्र कौशिक के लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। 1983 के अंदर भारत सरकार RAW रविंद्र कौशिक की सहायता के लिए उसके असिस्टेंट के तौर पर एक जासूस जिसका नाम है इनायत अली, उसको पाकिस्तान भेजती है। इनायत पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इनायत खां को पकड़ लेती है। शक होने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और जब बिजली के जब करंट लगते हैं, जब कोड़ों की मार लगती है, तो इनायत अली अपना मुंह खोल देता है और कहता है, मैं भारत से आया हूँ, मैं रविंद्र कौशिक से मिलने आया हूँ, जो आपकी सेना के अंदर मेजर के पद के ऊपर सेवारत है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलने के लिए मेरे को भेजा गया है। जब ISI ने, जब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने, जब पाकिस्तानी सेना को ये मालूम हुआ कि अपना लोकप्रिय मेजर भारत का जासूस है, तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको आश्चर्य होता है, उनको ताज्जुब होता है कि ये कैसे हुआ। और जांच शुरू होती है और जांच के अंदर रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रविंद्र कौशिक का यहीं से दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। रविंद्र कौशिक को अपने ऊपर विश्वास था, अपनी एक्टिंग के ऊपर विश्वास था। वो जानता था कि मैं कभी धोखा नहीं खा सकता, लेकिन दूसरे की गलती के कारण, भारत सरकार की भूल के कारण, RAW के अधिकारियों की छोटी सी गलती के कारण रविंद्र कौशिक का सारा खेल बिगड़ जाता है और जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जाता है। सियालकोट, मियांवाली जेल और कई जेलों के अंदर रखा जाता है। अंधेरी की कोठरी में रखा जाता है, बर्फ की सीढ़ियों पर सुलाया जाता है, बिजली के करंट लगाए जाते हैं, हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं, पैरों को बांध दिया जाता है, सोने नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, मलमूत्र त्यागने की इजाजत नहीं है। घोर पीड़ा, घोर वेदना, असहाय दर्द, जिसको देख के दर्द भी चित्कार मारने लग गया, वेदना रोने लग गई और दर्द जो है वो चित्कार देने लग गया। जुल्म की सांसें रुक गई। बार बार पूछा जाता है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्यों आए हो, तुमने भारत के अंदर क्या क्या सूचना भेजी। लेकिन रविंद्र कौशिक मुंह नहीं खोलता है, कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। बार बार यातनाएं दी जाती है। 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलता है। 3 महीने तक रोशनी, सूरज और चांद के दर्शन नहीं होते हैं। शरीर के ऊपर अनगिनत घाव हैं, चोटों से शरीर बुलबुला रहा है, लेकिन रविंद्र मुंह नहीं खोलता है। जब पाकिस्तानी आर्मी असहाय हो गई और देखा कि रविंद्र कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, तो
रविंद्र की पत्नी अमानत और उसकी बेबी को जेल के अंदर लाया जाता है। और जेल के अंदर नबी अहमद के सामने अमानत जब बैठती है, अमानत रो रही है, अमानत के आंखों से आंसू चल रहे हैं। अमानत तुम रो मत। इतने में बेबी जो है रोने लग जाता है, मचल जाता है। नबी अहमद कहता है, अमानत तुम इस बच्चे को शांत करो, मेरे इस बच्चे को मत रुलाओ। अमानत कहती है, ये बच्चा रोने के लिए ही पैदा हुआ है। ये बच्चे के ऊपर ऐसा नासुर आपने दे दिया कि ये जीवन भर तक बच्चा रोता रहेगा। अमानत ऐसा मत कहो। अमानत मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नबी अहमद, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुमने मेरे को धोखा दिया है। अमानत अल्लाह के लिए, जल्ले सुभानी खुदा के लिए तुम ऐसा मत कहो। अमानत मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अमानत मैं मेरे बच्चे से प्यार करता हूँ। अमानत कहती है, अगर तुम बच्चे से प्यार करते हो, मेरे से प्यार करते हो, तो क्या तो ये कह दो कि तुम निर्दोष हो, तुम निर्दोष हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। और लेकिन चुप रहता है नबी अहमद, चुप रहता है। जब चुप रहता है तो कहता है, अमानत कहती है, तुम सच सच बता दो, तुम्हें कह दो कि तुम भारतीय जासूस हो, तुम्हें बता दो कि तुमने भारत में क्या क्या सूचनाएं भेजी है। मैं बड़े अफसर की बेटी हूँ, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगी, मैं तुझे मुक्त करवा दूँगी, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करवा दूँगी। लेकिन नबी अहमद बेबस है। नबी अहमद कहता है, अमानत मैं बेबस हूँ। अमानत कहती है, मैं विवश हूँ। मेरे को मेरे कर्तव्य की सौगंध है, मेरे को मेरे गृहस्थ की सौगंध है। अमानत मैं मेरी प्रतिज्ञा को निभाना चाहता हूँ। अमानत कहती है, मैं मेरे निकाह के धर्म को निभाना चाहती हूँ। लेकिन नबी अहमद विवश है, चुप है। और अमानत कहती है, अगर तुम चुप रहते हो, अगर तुम बोलते नहीं हो, तो मैं यहाँ रह नहीं सकती, मैं टिक नहीं सकती। और रोती हुई अमानत और अमानत का बच्चा चला जाता है। नबी अहमद दिल टटोल कर, दिल के ऊपर हाथ रखकर दिल को मलते हुए रह जाता है। नबी अहमद का मुकदमा चलता है, फांसी की सज़ा दी जाती है। और फांसी की जब सज़ा दी जाती है तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नबी अहमद पाकिस्तानी सेना का मेजर है, ये तो साबित है। लेकिन ये साबित नहीं है कि नबी अहमद हिंदुस्तान से आया है। और ये भी साबित नहीं है कि हिंदुस्तान के द्वारा इसको भेजा गया है। हिंदुस्तान की सरकार ने क्लेम नहीं किया और नबी अहमद ने ये स्वीकार नहीं किया, इसलिए फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब आजीवन कारावास चल रहा है मियाँ वाली जेल के अंदर है। और जेल के अंदर यात्राएं से टीबी हो जाती है, हृदय का मरीज बन जाता है। वहाँ पर और 3 जासूस मिलते हैं। एक का नाम गोपाल दास, एक का नाम करामत अली और दूसरे का नाम रूपलाल, जो छोटे अपराधों के अंदर पाकिस्तानी जेल के अंदर है। तीनों जासूस जब रविंद्र कौशिक को देखते हैं, रविंद्र कौशिक की कहानी को सुनते हैं, तो उनको अपना गुरु बना लेते हैं, अपना गुरु। और तीनों ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि आदित्य कौशिक जैसा जासूस न हुआ है और न होगा। और 2001 के अंदर नवंबर के अंदर रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो जाती है, पाकिस्तानी जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उसको दफना दिया जाता है। ये गुमनाम जिंदगी देश के लिए एक वीर समर्पित हो गया। आओ श्री रविंद्र कौशिक
का ये समर्पण, का ये बलिदान हम जनमानस तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और कहें धन्य है वो गंगानगर जहाँ रविंद्र कौशिक ने जन्म लिया, धन्य है वो जननी जिसकी कोख से रविंद्र कौशिक जन्मा है, धन्य है उसका कॉलेज, धन्य है उसकी जन्मभूमि, धन्य है उसकी शिक्षा, धन्य है उसका समर्पण, धन्य है उसका त्याग, धन्य है उसकी जासूसी, धन्य है उसकी वीरता और धन्य है उसका मातृभूमि का प्रेम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।